नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन के तीखे सवाल। आज तीखे सवालों का जो सामना करेंगे वो आज के वक्त, परिस्थितियों और हालात के मुताबिक बहुत ही रेलेवेंट गेस्ट हैं। आपको पता है अहमदाबाद में एक बहुत दुखद घटना हुई और 200 से भी अधिक लोग उसमें मरे हैं। एक बड़ा प्लेन क्रैश जो इंग्लैंड जा रहा था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री उनका देहांत हो गया उसमें। और इतनी भयावह स्थिति। आज जिनको हमने आमंत्रित किया है वो हरियाणा में सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। हालांकि निकाय मंत्री भी हैं, राजस्व विभाग भी उनके पास है, लेकिन आज के हिसाब से नागरिक उड्डयन सबसे महत्वपूर्ण है। तो विपुल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुजरात अहमदाबाद में जो घटना घटी वो बहुत दुखद है और दिल दहलाने वाली घटना है। अपने हरियाणा में एक बार प्लेन क्रैश हुआ था चरखी दादरी में, और चरखी दादरी तब नेशनल लेवल पे खबरों में चरखी दादरी आ गई थी। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, सिविल एविएशन मंत्रालय, ये विभाग आपके पास है, कुल मिलाकर के क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, सिविल एविएशन विभाग के तहत जो हरियाणा का सबसे पहला और अपना जो एयरपोर्ट है, जो पैसेंजर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वो हिसार का भी पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। और अभी उससे सिर्फ दिल्ली से हिसार, हिसार से अयोध्या, और अभी 3 दिन पहले हिसार से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिसार की फ्लाइट शुरू की है। बाकी और अन्य फ्लाइटें अभी धीरे धीरे शुरू होनी है अगले 1-2 महीने के अंदर। कुछ और जैसे कि जयपुर, कलकत्ता, मुंबई, जम्मू एंड कश्मीर, इस तरीके के सेक्टर्स वहां से खुलेंगे। और एक डोमेस्टिक एक बड़ा हब जो है हिसार बनने जा रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री आए थे और उद्घाटन हुआ, फिर अयोध्या की फ्लाइट। अभी हाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी गए थे, फिर वो हरी झंडी दिखाई चंडीगढ़ की फ्लाइट। आप भी थे उस फ्लाइट में जब आप लोग हिसार से चंडीगढ़ फ्लाई कर रहे थे। चूंकि हरियाणा में ये एक बड़ा मुद्दा रहा है हिसार एयरपोर्ट, और ठीक है कि बहुत तेज गति से काम हो रहा है, लेकिन जो अहमदाबाद में घटना घटी और उन तमाम सुरक्षा मानकों को अगर ध्यान में रखें, तो इस मुद्दे को थोड़ा ग्रैब करने के फेरे में सरकार हड़बड़ी तो नहीं कर रही? नहीं नहीं नहीं, इस कोई ग्रैब करने का कोई हड़बड़ी नहीं कर रही। इसमें अभी जैसे जैसे एक 2-3 दिन के अंदर क्लैरिटी आएगी। अभी तो सबसे पहले जो लोग उसके अंदर हताहत हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उसको रेस्क्यू करना बहुत जरूरी था। बाकी प्लेन का ब्लैक बॉक्स निकलेगा, किस तरीके से प्लेन के अंदर क्या खराबी आई है, उसके कारण पता लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी प्राइमा फेसी एटीसी या एयरपोर्ट की वजह से इसमें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी। कोई टेक्निकल खामी कोई प्लेन के अंदर आई है जिससे यह इतना बड़ा हादसा हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है। और चाहे मैं हरियाणा का एयरपोर्ट हो, अहमदाबाद में जो घटना घटी उसके रेफरेंस को लेकर के मैं ये कह रहा हूं कि हिसार में एयरपोर्ट में हम कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना, मतलब नहीं क्योंकि नहीं नहीं, हिसार का एयरपोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला रही। हिसार का एयरपोर्ट भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो वही उसकी देखरेख कर रही है और उसे ही ऑपरेशन करने का काम वही कर रही है। और पूरे मानक वहां पर जितने भी जो होते हैं, सब चीजों की व्यवस्था वहां पर है। और मैंने कहा ना कि अहमदाबाद के अंदर भी कोई एटीसी का, एयरपोर्ट का, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि हिसार एयरपोर्ट भी चला रही है, उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई खामी नहीं थी। लेकिन एयरक्राफ्ट के अंदर क्या खामी आई है, क्या बात है, बाकी क्लैरिटी 2-3 दिन के अंदर पता लगेगी। अभी सब ठीक है, लोगों को वो अपना स्वाभाविक रेस्क्यू है। करने के लिए। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि जब आप लोग हिसार से चंडीगढ़ जा रहे थे, तो अब पता नहीं सही या गलत, सोशल मीडिया पे मैंने देखा, हमने कहा इसलिए आपसे ही पूछ लेता हूं। आप भी अखबार लेकर के अंदर यूं पंखा, अपने आप को पंखा कर रहे थे। देखिए, तो वहाँ ये उसे उद्घाटन वाली फ्लाइट थी जो हिसार से चंडीगढ़ जा रही थी। उसमें देखा मैंने कि आप भी जो है खूब अखबार हिला रहे हैं और पंखा कर रहे हैं। तो नहीं मतलब करते ना, इसमें एक चिंता तो का वो विषय सिर्फ हो जाता दिखाने के लिए,
इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये हैं, इनकी नियमावली होनी चाहिए, इनके हम्म, ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और एक नियम कायदे कानून होने चाहिए। उस दिन हम्म, 40-42 डिग्री टेम्परेचर से हम पैदल चल के हवाई जहाज के अंदर बैठे हैं, अभी जहाज खड़ा है और सिर्फ हम्म, ऐसे ही वो देखकर अगर 30 सेकंड के लिए ऐसे कर लिया, क्योंकि प्लेन के अंदर इतनी गर्मी से पसीने पसीने आकर बैठेंगे, अगर हम्म, 2-3 मिनट तो उसे सेटल होने में लगेंगे ना, कि हम्म, एसी भी चल रहा है उसके अंदर, प्लेन के अंदर, प्लेन खड़ा हुआ भी एसी चल रहा है, प्लेन टेक ऑफ हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं होती। कभी भी इस हम्म, तरीके की व्यवस्था नहीं होती कि वहां का एयर कंडीशन ना चले, प्लेन चल रहा है और एयर कंडीशन ना चले तो प्लेन मैं समझता हूँ उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हम्म। की कमी वहां पर हो जाएगी। लेकिन ये इसमें किसी ने किस तरीके का ये वो करा, मैं, और हम्म, ऐसी कोई भी बात नहीं थी उस दिन। आप ठीक है, जानते हैं कि इसलिए क्या। मैंने कहा कि आप सामने हैं तो नहीं नहीं, पूछ वो लेता हूँ बिल्कुल आपसे। जी, एक अंबाला में भी एयरपोर्ट बनना है, करनाल में हवाई पट्टी बननी है। एयर ट्रैफिक की व्यवस्था की अगर बात करें तो हवाई पट्टी कहाँ कहाँ किस तरीके से ऑपरेशनल हालत में है इस वक्त हरियाणा में? हरियाणा के अंदर, भिवानी के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, करनाल के अंदर, पिंजौर जी, के अंदर, और हिसार तो प्रॉपर एयरपोर्ट चालू ही है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू है। इस तरीके जी, का हवाई पट्टी है, और जिन पर हम्म, रेगुलर जो है, चाहे स्टूडेंट उस पर प्रैक्टिस करने का काम करते हैं, और हम्म, जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स जो है वो चल रहे हैं। तो इस हम्म, तरीके का काम पिंजौर से भी, हिसार से भी, और करनाल से भी, और भिवानी और महेंद्रगढ़ से भी अभी चल रहा है। हम्म, हम्म। मैं एक बार 2005 का जिक्र करूं, अपने हरियाणा में एक बड़ी घटना घटी थी। उसमें ओपी जिंदल साहब थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह, और वो बहुत ही दुखद घटना थी। जो पास्ट के अनुभव रहे हैं, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, खास करके हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, हरियाणा के संदर्भ में बात करें, क्या एहतियात लिए जाते हैं आमतौर पर, एक जो जनरल प्रैक्टिस होता है? एहतियात की बात है कि एहतियात एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ऑपरेशन और उस पर हम्म, चलने वाली फ्लाइटों का रेगुलर चेकअप हो रहा है, रेगुलर उसका रख रखाव हो रहा है, देख रेख हो रही है, उस तक तो हम्म, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट होना, ये होना, इसके हम्म, बहुत सारे कारण होते हैं, हम्म, बहुत सारे कारण होते हैं। किस वजह से कौन सा एक्सीडेंट हुआ, किस वजह से कौन सा एक्सीडेंट हुआ। अभी आप दादरी की बात कर रहे थे, वहां दो हम्म, प्लेन आपस में टकरा गए। हम्म, ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने की बात है। कई बार हम्म, मौसम के अंदर नेचुरल क्लाइमेट ही आ जाती है, मौसम खराब हो जाता है, तो इसके हम्म, वेरियस कारण होते हैं। लेकिन जहां तक ऑपरेशन एयरपोर्ट से है, एयरपोर्ट के नियम कायदे कानूनों की बात है, इससे जुड़े हुए, उन सब के लिए सरकार मुस्तैद है और एकदम दुरुस्ती से उस पर काम हम्म। करने का काम कर रहे मुझे याद है कि जो हरियाणा सरकार के पास, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, संभवतः एक अभी हेलीकॉप्टर है और एक छोटा वाला जहाज है हरियाणा सरकार के पास अभी। नवंबर 2024 में 80 करोड़ की लागत से जर्मनी से एयरबस H145D3 खरीदा गया। लेकिन उसके पहले जो खबरें हैं कि 2 साल डिले हुआ। पायलट्स और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो कहते रहे हरियाणा सरकार को कि आप खरीद लीजिए। जो पुराना जहाज 15 साल पहले 2008 में हुडा जी के समय में खरीदा गया था, लेकिन ये 2 साल विलंब हुआ खरीदने में। ये कई बार सरकारी फाइल जो बढ़ती है या जो लेवल ऑफ सीरियसनेस होता है, वो संकट का कारण नहीं हो जाता क्या? हैं। ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट के पास अपना हेलीकॉप्टर था, और वो अभी हम्म, भी चल रहा है। वो हेलीकॉप्टर हम्म, अभी भी चल रहा है। नया हेलीकॉप्टर जो है, वो जो हम्म, खरीदा गया, तो इंपोर्ट करना होता है, हम्म, स्पेसिफिकेशंस देखनी होती है, लेटेस्ट क्या आया है मार्केट के अंदर, कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा हम्म, इकोनॉमिकल रहेगा, सारी चीजें। एक एंगल होता है पूरा का पूरा, सब हम्म, एंगल्स को मिलाकर देखा जाता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट लिया जाए, तो उसके हिसाब से ही, चाहे हम्म, एयरक्राफ्ट लेने की बात हो, पीछे पिछली योजना के अंदर 2019 से 24 के बीच में लिया गया, या अब हेलीकॉप्टर लिया गया, तो इसके हम्म, लिए देखकर, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि सरकारी फाइलों में देरी लगती है। ये कोई हम्म, छोटी मोटी चीज नहीं है, और देखकर, सारी स्पेसिफिकेशन देखकर और लेटेस्ट वर्जन देखकर इसको लिया जाता है। वो टाइमली ले लिया गया। उसके बाद पुराना हेलीकॉप्टर हमने ऑक्शन पर लगाया हुआ है, उसकी हम्म। 2-3 ऑप्शन हो चुकी है, उसमें कोई अच्छा बिडर नहीं आया, तो उसके प्राइजेस को अब दोबारा हम लोग थोड़ा कम करके उसको फिर ऑप्शन पर लगा।
क्योंकि मुझे याद है एक बार ये खबर आई थी कि जो 15 साल पुराना, जो 2008 में हुड्डा साहब के समय में जो हेलीकॉप्टर खरीदा गया था, एक बार गवर्नर साहब को उड़ना था और पायलटों की सूझबूझ से वो टाला गया। उसमें मतलब एकदम एट द लास्ट मोमेंट ये पता चला इसमें कोई दिक्कत है, और उसके बाद पायलट्स और जो इंजीनियर्स थे वो लगातार कहते रहे कि ये भरोसे के लायक नहीं है और गवर्नमेंट शुड गेट अनदर न्यू न्यू हेलीकॉप्टर। खैर 2024 में वो खरीदा गया। एक सवाल और, एक डिपार्टमेंट और है आपके पास, स्थानीय निकाय और शहरी निकाय और स्थानीय निकाय। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सिविल एविएशन तो ठीक है, एक इसका अपना एस्पेक्ट है, क्योंकि कल एक घटना घटी तो मुझे लगा जब आप सामने हो तो ये सवाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पूछना चाहिए। लेकिन स्थानीय निकाय एक बड़ा महकमा है आपके पास। सफाई व्यवस्था को लेकर के बहुत शोरगुल होता रहता है और टेंडर में घोटाले के आरोप लगते हैं, अभी भी लगे हैं। और सफाई व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा चैलेंज भी है। गुड़गांव का मसला हो या फरीदाबाद का मसला हो या किसी दूसरे शहर का मसला हो, ये इस पर काबू कैसे पा सकते हैं, ये घोटाला और सफाई की सुचारू व्यवस्था? देखिए, इतना बड़े सिस्टम के अंदर कोई बार छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन वो जो घोटाला या उसको फाइंड आउट करने का काम भी सरकार हम्म। के ही विभागों ने किया है। तो ये नहीं कि हम्म। मार्ग पब्लिक से वो उजागर हुआ, कहीं कोई हम्म। खामी या किसी ने उस चीज को जो टेंडर लिया जिन जिन शर्तों पर उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उसको हम्म। रोकने का, पकड़ने का, उसको प्रताड़ित करने का, उसको दंड देने का, उस पर फाइन लगाने का काम भी हरियाणा सरकार का ही डिपार्टमेंट कर रहा है और हम ही हम्म। लोगों ने उसे देखा है। और इसके अलावा अभी नए जो सारे के सारे नियम, कायदे, कानून इस स्वच्छता को लेकर बनाए हैं और पूरे हम्म। हरियाणा के अंदर टेंडर फ्लोट कर दिए गए। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव स्वच्छता पर हम्म। हरियाणा के अंदर दिखेगा। और स्वच्छता एक ऐसी चीज है जिसे खाली सरकार ही नहीं कर सकती, इसमें हम्म। पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। हर हम्म। लोग मिलकर इसे अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तब इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। हम कई शहरों की, जो अग्रणी शहर हैं, हम इंदौर की बात करते हैं, कभी हम लोग और अन्य शहरों की बातें करते हैं, तो वहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो उस और भी सरकार का ध्यान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इसमें बढ़ाया जा रहा है। उनको उनको अवेयरनेस करने का काम है, उनको और मोटिवेट करने का काम है कि स्वच्छता एक बहुत बड़ी चीज है, इसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरीके से स्वच्छ रखने से हम अपने शहर को, अपने घर को बेटर कर सकते हैं, उस और भी सरकार ध्यान दे रही है। क्योंकि इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा जो सराउंडिंग वाले हैं, फरीदाबाद है ना, पलवल है, या आपका गुड़गांव, गुरुग्राम है, ये सब एनसीआर वाले इलाके में है। और सफाई, सड़क, बिजली, पानी, ये वो मानक हैं जो आपके शहर को एक पहचान दिलवाते हैं। तो जो जो आप बात कर रहे हैं, कब तक हम उम्मीद करें कि एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो जाए, कम से कम इन इलाकों में, या जो हरियाणा के बड़े इलाके हैं, क्योंकि एक छवि बनती है एक पूरे स्टेट की और फिर स्टेट के बाद पूरे देश की? मैंने कहा ना, वैसे तो ये रेगुलर प्रोसेस है, लेकिन अगले 2-3 महीने के अंदर मुझे लगता हम्म। है सारे जो टेंडर्स है लॉट होकर नए नियम, कायदे, कानूनों के तहत, तो उसके हम्म। बाद काफी फर्क देखने को मिलेगा। हम्म। एक और मसला इससे ही जुड़ा है, वो बड़ा ह्यूमन एस्पेक्ट है उसमें। हम अब आ तो गए 21वीं शताब्दी में, लेकिन सीवरेज क्लीनिंग का काम अब भी लोगों द्वारा, यानी ह्यूमन, उसमें लोग जाते हैं। और एक नहीं, कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं कि सीवरेज में कर्मचारी गए साफ करने और उसके बाद गैस और उसकी वजह से दम घुटने से उनकी मौत हो गई। क्या हम कोई वैसा टेक्निक अपना सकते हैं? अब तो हम चांद पे जा रहे हैं। नहीं, नहीं, हरियाणा नहीं, तो बहुत ही अभी प्रोग्रेसिव स्टेट है, अभी हमारा स्टेट। इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस जो सरकार के डिपार्टमेंट है वो अपनाने का काम नहीं करते। आजकल बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुपर सकर मशीनें, क्लीनिंग की मशीनें आ गई हैं, उनके हम्म। द्वारा स्वच्छता कराई जाती है। आज उसके अंदर जो नीचे सीवरेज के अंदर सीवरमैन जो उतरता था, उसको हरियाणा सरकार ने बंद करने का काम किया। और मतलब या वो कभी कोई बहुत 100% हाँ, यस 100% यस, बैन है, ये 100% वो बैन है बहुत कि जरूरी भी हो तो प्रैक्टिस। एक प्रॉपर मास्क पहन के ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर तब जाने हाँ। का काम, अगर कोई जहाँ बहुत ही जरूरी है तो उसको हाँ। करने का काम ध्यान से। और सफाई, सीवरेज की बात कर रहे हैं तो एक और मसला इससे जुड़ा है, वो है पॉल्यूशन का।
ये जो दिल्ली के आसपास वाले जितने इलाके हैं, मतलब आधा हरियाणा तो एनसीआर ही है, आप उधर रोहतक क्या करनाल तक चले जाइए। ये पॉल्यूशन कितना बड़ा चैलेंज है। दिल्ली में जब जब चुनाव हुए या जब जब ठंड का मौसम आया, पॉल्यूशन को लेकर करके बहुत ही भयावह स्थिति। दिल्ली की तो चर्चा हो जाती है, लेकिन आधा हरियाणा उससे ग्रसित है। उसके बारे में सरकार कुछ सोच रही है पराली को लेकर के, या फिर अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि स्प्रिंकलर से या फॉगिंग शुरू हुई, कोई एक है बड़ा कोई रोड मैप योजना? वरना हर साल जैसे ही ठंड आती है हम फिर वही कहानी शुरू करते हैं, ठंड खत्म होने फिर हम भूल जाते हैं। ऐसा है, जब सर्दी आती है 2 महीने के अंदर हवा का हम्म। दबाव, प्रेशर इस तरीके का होता है कि वो हम्म। एनसीआर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और AQI 300-400 तक वहां पर हम्म। चला जाता है। 2 महीने बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए सरकार बहुत सारे कंस्ट्रक्शन को बैन करने का और ट्रैफिक रूल्स में अमेंडमेंट करने का, ट्रैफिक की वो काफी काफी चीज अपनाई गई है। लेकिन उसका मैं समझता हूँ पराली जलाने की जो बात है, हरियाणा ने उस पर बहुत बड़ी रोक लगाने का काम किया है। हम्म। और पंजाब जो सरकार है, जो आरोप लगाती रही है, सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने भी कहा कि पंजाब उस पर बैन नहीं लगा सकी। हरियाणा ने हम्म। बहुत बड़ा कंट्रोल करने का काम किया है, चाहे इंसेंटिव देकर, चाहे लोगों को समझा कर, चाहे उनको चालान करके उसको रोकने का काम किया। और एनसीआर के अंदर मैं समझता हूँ ट्रैफिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी बात है, और जो ये कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन है ये अपने आप हम्म। में बहुत बड़ी बात है। इसको रोकना चाहिए, इस पर रेगुलर रोकथाम का काम चल रहा है और इसे बेटर करने का काम होगा। दिल्ली ने भी अभी अगले महीने से नोटिफिकेशन किया है कि किस तरीके की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर है, सिर्फ सीएनजी बसेस चलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। तो इस तरीके का काम एनसीआर के अंदर अपनाने का आगे आगे हम सभी लोगों को करना पड़ेगा। और ये हम्म। ट्रैफिक को जो ये कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन है उस पर भी हम्म। हमें रोकथाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो आने वाले दिनों में इसकी स्थिति और ज्यादा विकट हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से कोई व्यापक कोई एक रोड मैप है, बन रहा है कोई, एक एक बहुत ही बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान? बिल्कुल इसका रोड मैप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके एनसीआर के लिए बन रहा है। और पहले हम्म। भी काफी हर बार अमेंडमेंट इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहा है। और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर भी इस पर एक बड़ी रोकथाम, चाहे क्लीनिनेस ड्राइव चलाने की बात हो, चाहे हम्म। स्प्रिंकलर जैसी चीजों की बात हो, चाहे अन्य डिवाइस जो यूज करके जो पोल्यूशन को सक करने का काम करते हैं उन पर करने का काम हो। ऐसे तकरीबन 20-25 वर्टिकल हैं जिसको हम्म। वर्ल्ड बैंक के साथ बैठकर कि किस तरीके से हम इस पे रोकथाम कर सकते हैं। और हम्म। उसमें वर्ल्ड बैंक उसमें सपोर्ट करने के लिए भी भारत सरकार को तैयार है। और हम्म। एनसीआर और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो जो आती है, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, सभी मिलकर एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं और उस पर हम्म। जल्दी काम होगा। अब बरसात का भी मौसम आ गया है, तो विपुल गोयल जहां जहां हरियाणा में घूमेंगे मीडिया वाले माइक लेके पहुंच जाएंगे, फुटेज वो वायरल होगा कि ये शहर डूब गया, वो शहर डूब गया। उसके हर बार हम इस समस्या से जूझते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो ड्रेनेज सिस्टम है। नालों की सफाई, अगर नालों की सफाई हो गई तो वो जो कचरा निकला वो नाले के बगल में ही रहा, एक बारिश आई फिर वो कचरा नाले में ही चला गया। और हर बार की ये समस्या है। आप उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, तो आने वाले 1 महीने में पता चलेगा मीडिया वाले लोग माइक लेकर के आपके पीछे घूम रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि ये देखिए शहर डूब गया, ये देखिए विपुल गोयल का फरीदाबाद में मंत्री जी का घर डूब गया, है ना। ये खबरें चलेंगी और चलती हैं। इस पर कोई है? और फरीदाबाद तो स्मार्ट सिटी माइक वाली बात लेकर होती जो घूमते हैं ना, खाली सिर्फ वो क्रिटिसाइज करना जानते हैं, है। एक्चुअल जी। प्रॉब्लम नहीं जानते कि जिस हम्म। तरीके से ये नेचुरल क्लाइमेट ये है, किसी दिन बारिश किस लेवल की हुई, किसी दिन किस लेवल की। अभी प्री हम्म। मानसून आ गया और इतनी हम्म। जबरदस्त बारिश हुई जिसके अंदर उससे पहले आंधी तूफान आया। कम से कम हम्म। फरीदाबाद के अंदर ही कई हजार पेड़ उखड़ गए। उन्हें भी हम्म। पता है कि सब दिक्कतें आ गई और वो माइक हम्म। लेकर घूम रहे हैं जी, पावर हम्म। कट हो गया, पानी भर हम्म। गया। अरे भैया, दुबई जैसा और अमेरिका के अंदर भी फोटोज आते हैं ना, जब एक हम्म। लिमिट से ज्यादा एक्स्ट्रा बारिश हो जाती है, मॉल टपकने लगते हैं, पानी भर जाता है। लेकिन हम्म। सरकार की बात मैं बताता हूँ, पिछले 2 महीने से रेगुलर हरियाणा सरकार का, चाहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे अपना अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हो, सभी में हम्म। नालों की और ड्रेनेज की सफाई का एक व्यापक अभियान पूरे हम्म। हरियाणा के अंदर चल रहा है। और जगह हम्म। जगह पर जितने भी नाले हैं सबको क्लीन करने का काम चल रहा है, ड्रेनेज को साफ करने का काम चल रहा है। और जितने हम्म। भी रिचार्जिंग पिट्स थे, जो वाटर रिचार्जिंग पिट्स है, उनकी सफाई का काम चल रहा है।
बाकी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए हरियाणा सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री जी ने भी कई बैठकें ली हैं, मैंने स्वयं भी कई बैठकें ली हैं, और डिपार्टमेंट के अन्य जो मिनिस्टर हैं जिस जिस डिपार्टमेंट के, सभी ने बैठकें ली हैं, और इसको पूरा कि जो स्थिति है वो बेटर रहे, इस पर हम लोग पूरा प्रयास करें। ठीक है। इसके एक प्रॉपर्टी आईडी का भी मसला था। अब ये आपका महकमा इतना इंपॉर्टेंट है और पब्लिक कंसर्न, हर आदमी आपके महकमे से जुड़ा हुआ है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के बड़ा मसला हुआ था जब मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे। अब उसकी क्या हालत है कमोबेश? हालांकि शोरगुल अब कम है, लेकिन अब हालत क्या है? शोरगुल नहीं, उसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इतना बड़ा चेंज अगर लेकर आएंगे, प्रॉपर्टी आईडी कोई छोटा मोटा काम नहीं। हरियाणा उसमें लीड लेने का काम कर रहे हैं रेवेन्यू से, कि आगे किसी तरीके के फ्रॉड ना हो सके, रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत दुरुस्त रह सके। इतना बड़ा जब चेंज अमेंडमेंट आता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस पर कंट्रोल पा लिया रेगुलर समाधान दिवसों के माध्यम से, और उस पे लोगों की जो प्रॉब्लम है शिकायतों को दूर करके, और जो जो कमियां थी, जो जो हमें अमेंडमेंट करने थे सॉफ्टवेयर में टाइम टू टाइम, वो करके अब काफी काबू पा लिया गया है। पहले से बहुत कम शिकायतें हैं, और आने वाले दिनों में उसे खत्म कर दिया। ठीक है, एक आखिरी डिपार्टमेंट, आपको एक मीटिंग में भी जाना है। ये राजस्व विभाग आपके पास है। अब ये सारे डिपार्टमेंट वो हैं, एक नागरिक उड्डयन को छोड़ दीजिए अगर, तो ये दोनों डिपार्टमेंट जो सीधे आम लोगों से ताल्लुक है। पटवारियों की लंबी सूची, करप्शन के चार्जेस, है ना, जहां पे लोगों को डेली का वास्ता पड़ता है, उस बारे में सरकार सोच रही है। अब आप मिनिस्टर हैं तो लोगों को बहुत उम्मीद है कि कुछ करेंगे क्रांति। तो देखिए ना, जो पटवारियों की जो लिस्ट है उसको भी हम ही ने चिन्हित करने का काम किया ना। जो ऑफिसर ठीक से काम नहीं कर रहे, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कानून को, उन पर कार्रवाई करने का भी काम हमारा है ना। तो इसमें कोई बात नहीं है, टाइम टू टाइम चेक करने का काम भी कर रहे हैं, और बेटर तरीके से। और आगे आगे आपको देखने को मिलेगा एक स्मार्ट तहसील जो है, वो भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। अगले 2-3 महीने के अंदर उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, और 4-5 शहरों के अंदर हम उस व्यवस्था को शुरू करेंगे कि आदमियों को स्मार्ट तहसील देखने को मिलेगी। जब क्या पब्लिक है इंटरफेस को, ये स्मार्ट जो तहसील? पब्लिक इंटरफेस को खत्म करके ऑनलाइन सारी रजिस्ट्रियां होंगी, और जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार का क्लाइंट से, क्लाइंट का रजिस्ट्रार से कोई संपर्क नहीं रहेगा, और बिल्कुल एक सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत एक स्मार्ट जो तहसीलें होंगी, जहाँ पर आराम से बैठने की व्यवस्था, एक पार्किंग व्यवस्था, बड़ी स्वच्छता का माहौल, और उतना जो डिले या टाइम ना लगे, इस तरीके की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और देखने को मिलेगा, आपको भी सारी बातें बताने कि आप देखेंगे, तब उसे पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना, नोट वो करना। आपने कहा 4-5 शहरों में, 4-5 वो कौन से शहर होंगे जहां ये ट्रायल चल रहा है 4-5 शहरों के अंदर ट्रायल के लिए, बाकी 3 महीने के अंदर फिर पूरे हरियाणा के अंदर कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपको मीटिंग में जाना है, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विपुल गोयल जी, मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये विपुल गोयल साहब थे, और कई महकमे हैं इनके पास। एक तो अहमदाबाद में जो बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना घटी, तो हमने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं विपुल गोयल, तो उनसे भी हरियाणा में नागरिक उड्डयन से जुड़े हुए जो मसले हैं या सुरक्षा को लेके जो कंसर्न है, उस पर भी बातचीत की जाए। इसके अलावा दो ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं विपुल गोयल जी के पास जिनका सीधा सीधा सरोकार आम लोगों के साथ है। और बरसात का समय, बरसात अब ऑलमोस्ट हम कगार पे खड़े हैं, प्री मानसून हम झेल चुके हैं। कुल मिला के स्थिति क्या है, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी, और अगले एपिसोड में एक और मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।